तो आज हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहने का मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ कहाँ यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है, यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी जो है इसका जो यूज होता है ना, वो हाइट और डिस्टेंस के रिलेशन को फाइंड करने में होता है। क्यों, वो जरा आप लोग गौर करना है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है बेस्ड होता है किस पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब क्या कहेंगे, 90 डिग्री होता है। तो अगर आप किसी भी बेस से अगर इसको कह दो कि सर ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, सपोज इस जगह से इस जगह का क्या है, ये डिस्टेंस है। अगर ये कुछ डिस्टेंस की बात करता है, ये क्या करता है, कुछ हाइट की बात करता है। तो इन शॉर्ट हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस किसके किसके बीच में हो रहा है, हाइट और डिस्टेंस के बीच में हो रहा है। तो कई जगह पे कई टेक्स्ट बुक में इसी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को ना हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हमें हाइट और डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन फॉर्म करके बताता है, करा के बताता है। ठीक है, तो जो कुछ टर्म्स है यहाँ पे जो यूज होगा, ठीक है, उस टर्म्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये टर्म क्या क्या है। तो सबसे पहले जो टर्म जो यूज होता है वो क्या है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट कहने का मतलब होता है कि एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर सबको पता है क्या होता है ऑब्जर्वर, जो किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। राइट, तो मान लो ऑब्जर्वर अगर किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, किसी चीज को देख रहा है, तो कहां से देखेगा वो आंख से ही देखेगा। ठीक है, तो जो इसका आंख होगा, ऑब्जर्वर का जो आई होगा, ठीक है, उस आई से वो जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ है, मतलब कि कोई अगर आप ऑब्जर्वर अपने आप को एज्यूम कर लो और आप किसी चीज को देख रहे हो जो कि क्या है, आपसे हाइट में है, कुछ एक हाइट फॉर्म कर रहा है वो। ठीक है, तो आपके आई से अगर जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं, अगर ये जो लाइन होगा, ठीक है, वो लाइन क्या कहलाएगा, हमारा लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। ठीक है, लाइन ऑफ साइट इज द ड्रॉ फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। मतलब कि जिस भी पॉइंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, एज ए ऑब्जर्वर, जो लाइन फॉर्म होगा वो लाइन क्या कहलाएगा, हमारा लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, आपके आई का लेवल, आंख के लेवल को, ठीक है, आंख के लेवल के क्षैतिज में हॉरिजॉन्टली, ठीक है, जो भी लाइन ड्रॉ होगा वो लाइन क्या कहलाएगा, हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल कहलाएगा। ठीक है, तो हम जो है हमेशा जो एंगल वगैरह जो मेजर करते हैं ना, अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से ही मेजर करते हैं। और ये जो एंगल मेजर करते हैं कब, जब आपका ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे हो, ऑब्जर्वर क्या हो, नीचे हो, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल कहलाता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाता है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम चीज अगर ऑब्जर्वर ऊपर हो, ऑब्जर्वर क्या हो, कहीं ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हो, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जब आप चीजों को देख रहे हो, तो ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा कि आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। ये जो एंगल होगा ये एंगल क्या कहलाएगा, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, बीटा। तो यार अल्फा, अल्फा क्या है कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जब देखते हैं तो वो एंगल क्या कहलाता है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल क्या कहलाता है, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों क्या है, उसका बेस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है, तो अगर मैं, बहुत सारा है क्वेश्चन जो है बाद में हम डिस्कस भी करेंगे, देखेंगे भी कौन क्या होता है। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है, लाइन ऑफ साइट, ऑब्जर्वर के आंख से ऑब्जेक्ट की तरफ जो भी लाइन फॉर्म होगा वो लाइन क्या कहलाएगा, हमारा लाइन ऑफ साइट करेगा। ये नीचे से ऊपर की तरफ हो सकता है, ऊपर से नीचे की तरफ भी हो सकता है। जब ऑब्जर्वर हमारा ऊपर हो और ऑब्जेक्ट क्या हो, नीचे हो, तो ये एंगल, ये लाइन क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। जब हमारा ऑब्जर्वर नीचे हो, ऑब्जेक्ट ऊपर हो, तो ये जो लाइन होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल, आई के आंख के क्षैतिज में, आंख के हॉरिजॉन्टल में जो लाइन फॉर्म होगा, वो जो लाइन होगा, जो लाइन बनेगा, वो क्या एक्सिस कहलाएगा, हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल कहलाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इस केस में ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल। एंगल ऑफ एलिवेशन,
एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को देखते हो तो जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल क्या कहलाता है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। आप लोगों को इसी चीज को अगर देखना है तो थोड़ा सा मैं आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में लेके चलता हूँ। रुक जाइए एक मिनट। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझाया हुआ है, आप लोग यहाँ पे भी अच्छे से देख सकते हो। ये हाइट एंड डिस्टेंस की बात करता है। कुतुब मीनार के टॉप को अगर आप नीचे से देखते हो तो ये लाइन क्या कहलाएगा, हमारा लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कहलाएगा, हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल कहलाएगा। समझने में किसी को दिक्कत है? ये एंगल है। ये जो आपको बीडी दिखाई दे रहा है ना, ये बीडी क्या है, कोई पर्सन है जिसका की हाइट है, ये छोटा बच्चा है। क्लियर है? ये कब हो गया? ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी टॉप पे है, ठीक है। और ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा मुन्ना सा, ठीक है। वो क्या है? ओ, टैब चेंज नहीं हुआ है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ये हमारा ऑब्जर्वर है, यहाँ से क्या कर रहा है, इसके पिक को, इसके टॉप को क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये जो लाइन कहलाएगा, ये लाइन क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। और ये लाइन क्या कहलाएगा, यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लाइन कहलाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बात है भाई, कहाँ थे तुम? दिस एंगल इज व्हाट, थीटा। नेक्स्ट, वैसे ही ये देखो, ये पर्सन का हाइट है, तो हमेशा जब भी होगा ऑब्जर्वर के आई से हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, उसके आई के लेवल को कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन में बच्चों का हाइट वगैरह दे रखा है, वो भी हम देखेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे देखो, ये क्या है, पुराने जमाने का कोई घर है, इस पे क्या है, ऑब्जर्वर है हमारा। इसका जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा क्या होगा, ये क्षैतिज, ये हो जाएगा, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर आप एक चीज ध्यान दोगे तो ज्योमेट्रिकली जो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है ना, और एंगल ऑफ, अगर हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे होता तो ये बन जाता है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, कुछ थीटा। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल है तो इसका जो इंटीरियर, ये जो एंगल होता है वो एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो ये दोनों एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लगभग लगभग क्या मतलब बराबर ही होता है। क्या कहते हो आप लोग? ये हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल लेवल जब हमारा ऊपर होगा तो ये बन जाएगा डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल लेवल जब नीचे होगा, मतलब ऑब्जेक्ट जब हमारा, ऑब्जर्वर जो हमारा नीचे होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, तो ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां तक एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि यही 3-4 पॉइंट जो है यहां पे समझना था हमें, ठीक है। तो अगर नहीं है तो फिर हम लोग थोड़े से क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये देखो यहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है। ये बन जाएगा आपका क्या, यहाँ पे अगर ये अगर हमारा ऑब्जर्वर है, मतलब जो किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, ये क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस केस में ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट, ठीक है। एंगल इज व्हाट, इसको अल्फा मान लो। और जब दूसरा केस भी है यहाँ पे, जब ये ऑब्जर्वर बन जाए ऊपर वाला, ठीक है, और नीचे वाला क्या बन जाए, ऑब्जेक्ट बन जाए, तो इस केस में ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये लाइन ऑफ साइट इज व्हाट, यही रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। इन सबको यहाँ पे डिफाइन किया गया है आराम से, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ। चलो, अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं, जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करोगे तो एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है ना कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा ही होगा। मैं यहाँ पे क्या है कि चूंकि डायग्राम आपका एनसीईआरटी के एग्जांपल का था तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, ओके। लेकिन ये देगा, ये दिया हुआ नहीं रहेगा, ये कहीं भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता है, मैक्सिमम केस में दिया हुआ नहीं रहता है, ठीक है।
तो आपको क्या करना होगा कि उसका जो ज्योमेट्रिकल जो डायग्राम फॉर्म होगा वो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके मार्क्स मिलते हैं। और ये जो पार्टिकुलर टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये हमारा सब्जेक्टिव में आ रहा है। तो सब्जेक्टिव में आ रहा है मतलब कि स्टेप मार्किंग वगैरह जो भी कहानी होती है वो सब कहानी होगा ही, साथ में आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये याद रखना, क्योंकि इसके डायग्राम के मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने डायग्राम बना दिया, मतलब कि मोर देन हाफ क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। ये छोटे मोटे कैलकुलेशन होते हैं, इसमें कैलकुलेशन उतना टफ नहीं है, कैलकुलेशन इजी है, ठीक है, लेकिन डायग्राम बनाना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। आप लोग एक बार रीड कर लो क्या कह रहा है ये। अ टावर इज व्हाट स्टैंड वर्टिकली, ठीक है, ये आपको टावर दिखाई दे रहा होगा। वर्टिकली ये स्टैंड है, मतलब ये बेस बी पे क्या है, स्टैंड है। ऑन अ ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर अबे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सपोज मान लो कि ये हमारा क्या है, टावर का बॉटम है, फुट है, यहाँ से 15 मीटर अलग, कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। तो 15 मीटर पे क्या है, एक पॉइंट ले लिया गया है। ओके, from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 डिग्री। मतलब कि यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये जो एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देना जरा, ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन हो जाएगा, ओके, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, आपको बेस दे रखा है एक इस तरीके से ट्रायंगल हम बना लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए। यहाँ पे ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, बेस दे रखा है क्या, 15 मीटर। हाइट हमसे पूछता है, क्या पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर का हाइट पूछता है। ये मान लो कुछ ए है, ये बी है और ये सी है। ये हमेशा याद रखना कि ये जो टावर होगा वो अर्थ से क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये 90 डिग्री है। आप लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल मिला हुआ है। क्या हम यहाँ पे tan का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट बाय एडजेसेंट कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी। आप लोग को याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें बता देता हूं, इसको याद कर लेना। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये तीनों काफी यूज होने वाला है इन टर्म्स ऑफ tan, ठीक है। तो tan 30 इज व्हाट 1 बाई रूट 3, tan 45 इज व्हाट 1 और tan 60 इज व्हाट रूट 3। ये जो है ये टेबल काफी इस चैप्टर में यूज होने वाला है। तो व्हेन थीटा इज 30 डिग्री तो 1 बाई रूट 3 होता है tan का वैल्यू, 45 हो तो क्या होगा 1 होता है, 60 हो तो क्या होगा रूट 3 होगा। तो tan 60 is equal to AB by BC। AB is the height of the tower, BC is the base of the tower। चलो ठीक है, tan 60 का वैल्यू होता है क्या, रूट 3। तो रूट 3 is equal to H by 15। So therefore H is equal to 15 रूट 3 मीटर। जो हाइट, जो टावर का हाइट होगा वो क्या हो जाएगा, 15 रूट 3। अगर रूट 3 का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो हम उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नहीं दे रखा होगा तो आप अपना आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो अपना आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 15 रूट 3। किसी को समझने में दिक्कत है, 15 रूट 3 मीटर। कैलकुलेशन कितना आसान है, cos 60 का वैल्यू से नहीं होगा। cos 60 के वैल्यू, ठीक है, ठीक है कुणाल, जरा समझना आप। cos 60 अगर आप यूज करते हो यहाँ पे तो cos 60 क्या होता है, cos एंगल क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। यहाँ हाइपोटेनियस निकालना ही नहीं है हमसे। क्या हमसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है क्या, हमसे ये डिस्टेंस नहीं पूछ रहा था। आप चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन फिर क्या होगा, फिर वो लंबा होगा। बना सकते हैं हम cos 60 से भी। क्या करना होगा,
ये सबसे पहले h और इन दोनों का रिलेशन लेके यहाँ पे आपको ऐसे करना पड़ेगा, क्या होगा एच स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, और फिर आपको कॉस 60 यूज करना होगा, वो क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू बेस इज व्हाट 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस 225, और स्क्वायर वगैरह करके आप निकालते रहो। ओ हाइपोटेनियस समझ लिए थे अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप चाहो तो अगर जिसको निकालना है वो इससे भी निकाल सकता है, लेकिन फिर वो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। नोट कर लो। हो गया ये? हो गया या नहीं? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। चलो, नहीं बोलोगे तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही डाल दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर 2। ये एक्चुअली फिगर दे रखा नहीं होता है, ठीक है। ये √3, टेक √3 इज इक्वल टू 1.732। यहाँ पे √3 है भाई। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज अ रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट इज व्हाट 5 मीटर। तो यहाँ से ये जो तार दिखाई दे रहा है ना, वायर है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है वो क्या है, 5 मीटर है। सी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। ओके, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ओके, तो अपना सीढ़ी जो है, सीढ़ी को इस पॉइंट पे लैंड करने के लिए, जो जिस पॉइंट पे वो लैंड कर रहा है वो पॉइंट क्या है, 1.3 मीटर क्या है, बिलो द वायर है। ओके, तो आपसे क्या पूछता है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज which when inclined an angle of 60 डिग्री टू द horizontal। ठीक है, पूछ रहा है कि कितना लंबा सीढ़ी ये यूज करे कि यहां से 1.3 मीटर बिलो जो है अपना सीढ़ी को लैंड कर दे, ठीक है, इस पोल पे, जो कि क्या हो, इंक्लाइंट पे एंगल जो फॉर्म कर रहा हो वो एंगल क्या हो जाए, 60 डिग्री बना रहा हो विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? ग्राउंड से जो वायर जो है, इसका जो हाइट है, वो हाइट क्या है, 5 मीटर पे वायर लगा हुआ है। एक जो इलेक्ट्रिशियन है, इसको क्या करना है, अपना सीढ़ी इस तरीके से इस पे लैंड करना है, इस पोल पे, कि वो क्या हो, वायर से 1.3 मीटर नीचे हो, और जो सीढ़ी हो वो ग्राउंड से क्या हो, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा हो। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? मतलब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, आपसे ये हाइट पूछ रहा है, ठीक है जी, ये जो हाइट है, ये हाइट आपसे पूछ रहा है। इसको मान लो मैं x मान लेता हूं, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूं कुछ y। करेक्ट, इसको नहीं भी मानेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही y मान लिया है। टॉप से लेके बॉटम तक का जो टोटल हाइट है वो क्या, 5 मीटर है। यहां से लेके जो सीढ़ी जिस पॉइंट पे लैंड हो रहा है, जिस पॉइंट पे रखा रहा है, ये क्या 1.3 मीटर है। तो आप लोग अगर गौर से ध्यान दोगे, ठीक है, अगर आप गौर से ध्यान दोगे तो आपको मिलेगा ये हाइट, और ये हाइट क्या हो जाएगा, जो पिंक वाला है वो बन जाएगा 5 माइनस 1.3, और 5 माइनस 1.3 क्या होता है जी, 3.7 मीटर। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है?
मतलब कि एक इस तरीके से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जी। देखो, ये कुछ मान लो बी है, ये डी है और ये सी है। ये जो बी डी है, ये बी डी का लेंथ क्या है, 3.7 मीटर है। ये कुछ एक्स है, ये एंगल क्या है, 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो अगर हम इन ट्रायंगल ए बी डी सी में अगर हम जा रहे हैं तो क्या यूज करना चाहिए, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना चाहिए जिससे कि हमें क्या है, एक्स मिल जाए, क्योंकि एक्स ही पूछ रहा है वो। पहले एक्स पूछ रहा है और फिर बाद में वो पूछ रहा है आपका फुट ऑफ द, हाँ, आपसे ये भी पूछ रहा है, वाई भी पूछ रहा है। तो एक्स फाइंड करने के लिए सुशांत बोल रहा है कि साइन यूज करो। चलो ठीक है भाई, कहाँ चले गए भाई। तो सुशांत बोल रहा है कि सर साइन यूज कर लो, तो चलो ठीक है, हम साइन यूज करते हैं। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाएगा बी डी बाई बी सी। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। √3/2 is equal to BD is what, 3.7 divided by BC is equal to what, x. So x will be equal to हो जाएगा 2 into 3.7 divided by √3, मतलब 2 into 3.7 divided by 1.73। इसको 30 कर लो, डेसिमल से डेसिमल गेट कैंसिल आउट, ये हो जाएगा कितना, 740 डिवाइडेड बाई 173। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करने जाओगे तो सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा कितना, 4.28 मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो x इज इक्वल टू 4.28। सिमिलरली अगर हम cos 60 ले लेंगे कुणाल के भाषा में, सो cos 60 क्या होता है, डीसी बाई, या चाहो तो tan ले लो, cos लेने से बेहतर है कि हम इसको tan में ले लेते हैं। फॉर फाइंडिंग y हमें tan यूज कर लेना चाहिए। तो tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, 3.7, लिख देता हूँ, नाम डाल देता हूँ, नहीं तो फिर मुश्किल होगी। tan 60 इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी, और बी डी क्या है 3.7, डी सी क्या है y। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 इज इक्वल टू 3.7 बाई वाई, मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा 3.7 डिवाइडेड बाई √3, 3.7 डिवाइडेड बाई 1.73, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.14 मीटर। y हो गया 2.14, x हो गया 4.28 मीटर। ये तो क्या है ना कि एग्जाम्पल में था, फिगर मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने इन सब में फिगर डाला हुआ है। एक्सरसाइज में तो वैसे फिगर होगा नहीं, वो हमें खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा। इनकेस अगर सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आपको आपको ये बच्चे बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो लड़की है इसका फिगर बनाने का जरूरी नहीं, बस नॉर्मल आप डायग्राम बना लेना। चलो ड्रॉ बना लो फटाफट। तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालने में किसी को दिक्कत हुआ? नो सर, सच में? चलिए अच्छी बात है। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, कोई डाउट है इसमें?
क्वेश्चन काफी लंबा लंबा दिया रहता है, आराम से थोड़ा टाइम दे के पढ़ो, समझो, फिर उसका डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद सॉल्व करना शुरू करना। जब तक डायग्राम नहीं बनेगा क्वेश्चन आगे मत बढ़ाना। चलो आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। पहले रीड करो। डायग्राम को फिलहाल आप लोग भूल जाओ, ऐसा कुछ डायग्राम है नहीं, ठीक है। डायग्राम पे मत देखना क्योंकि ये दिया नहीं रहेगा, ये आपको गिवन नहीं होगा, आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर का जो हाइट है वो क्या 1.5 मीटर है, एंड सिंस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री। मतलब इसके आंख से जो टॉप का जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या 45 डिग्री फॉर्म हो रहा है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ अ चिमनी, मतलब चिमनी का टोटल हाइट क्या होगा, जबकि इस लड़की का हाइट दे रखा है हमें क्या 1.5 मीटर। ये जो लड़की है वो इस चिमनी से क्या 28.5 मीटर अबे फ्रॉम द चिमनी, मतलब कि ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है यहां से लेके यहां तक का, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है 28.5 है, करेक्ट। तो अगर हमारा BC है 28.5, तो DE भी क्या होगा, DE क्या हो जाएगा, यहां पे देखो DE, ये D है और ये E है, ये जो DE होगा वो DE क्या होगा, DE इज इक्वल टू BC है, BC इज इक्वल टू 28.5 मीटर, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल ADE, हम AD में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लाइन ऑफ साइट हमेशा क्या होगा किसी ऑब्जर्वर के आई से फॉर्म होगा। तो जो एंगल जो है वो क्या होगा 45 डिग्री यहां है, तो एंगल ट्रायंगल ADE, AD बना लो यहां पे, ये है 45 डिग्री, ये D है, ये E है, ये A है, DE इज इक्वल टू 28.5 है। पहले AE निकालो, तो AE निकालने के लिए क्या करना होगा tan 45 यूज करना पड़ेगा। सो tan 45 इज इक्वल टू AE बाई DE, tan 45 का वैल्यू होता है 1, 1 इज इक्वल टू AE बाई 28.5, मतलब इन शॉर्ट AE इज इक्वल टू 28.5 मीटर। तो अगर आपका AE हो गया 28.5 और DC 1.5 है, तो DC अगर 1.5 है तो DC और BE जो होगा वो क्या होगा बराबर ही होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 1.5। सो देयरफॉर AB बिकम इक्वल टू, AB इज द टोटल हाइट ऑफ द चिमनी, AB क्या हो जाएगा AE प्लस EB के बराबर, और AE है क्या 28.5 प्लस 1.5, मतलब 28 प्लस 1 29 प्लस 1 इज व्हाट 30। सो टोटल हाइट ऑफ द चिमनी क्या हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फटाफट नोट कर लो क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है। जल्दी से इसको नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो आप।
ये हो गया था या फिर से बता दूं? एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया था या फिर से बताऊं? ओरिजिनल चिमनी इज ए बी और ए ई। देखो, चिमनी जो है वो बेस से लेके और बेस से जाके यहां तक आएगा, ये है, दिस इज द टोटल हाइट ऑफ अ चिमनी। ए बी इज द हाइट ऑफ द चिमनी। ओरिजिनल और डुप्लीकेट जैसा कुछ नहीं है। वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ अ चिमनी। चिमनी का हाइट हमें निकालना था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। यहां भी ये जो है ये वैल्यू है √3 का। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन बताता हूं, सुनना जरा। कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग। मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। पहले क्या है, 10 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है जिसका हाइट क्या है, 10 मीटर है। इससे कुछ एक पॉइंट पी पे, फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 10 मीटर बिल्डिंग, ये पॉइंट पी है। पी से जो इसका जो एंगल है टॉल बिल्डिंग इज व्हाट 30 डिग्री। अ फ्लैग इज व्हाट होस्टेड एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। चलो ठीक है, इस बिल्डिंग पे एक झंडा है। ठीक है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप इज फ्रॉम द पॉइंट पी इज 45 डिग्री। मतलब ये जो टॉप दिखाई दे रहा है ना, इस टॉप का इसी पॉइंट पी से जो एंगल फॉर्म करेगा वो एंगल क्या है, 45 डिग्री है। ठीक है, मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल, ये क्या है, 45 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप। ओके, आपको ये लेंथ फाइंड करके बताना है। ये कुछ मान लो h है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। तो पॉइंट P से ये डिस्टेंस भी आपको निकालना है, x। समझ में आ गया आप लोगों को? अब आप लोग इसका कुछ नाम दे दो। ये A है, ये B है। टेक्स्ट बुक ने जो लिया है मैं भी वही पॉइंट ले लेता हूं, ABD। ठीक है, ये एंगल क्या है, 30 डिग्री है। इनिशियली एंगल जो है उस बिल्डिंग के टॉप से किसी पॉइंट पी पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, वो किसी पॉइंट पी से बिल्डिंग का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या 30 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे 45 डिग्री एंगल कहाँ पे हो, फ्लैग कप के इसके टॉप पे। ठीक है, इसके जो टॉप से पॉइंट पी का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि भैया आप एक्स और इस इसका हाइट बताओ क्या होगा। तो फाइंड करके बताएं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इस डिस्टेंस को फाइंड करते हैं, पीए को, क्योंकि पीए फाइंड करना क्या है, आसान है। तो पीए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी में चले जाते हैं। अब इस ट्रायंगल ए पी बी में अगर आप जा रहे हो तो इस तरीके से हमारा एक ट्रायंगल है, ये कुछ ए है, ये कुछ पी है, और ये क्या है, बी है। ये जो लेंथ है वो क्या है, 10 मीटर है। ये एक्स है, ये एंगल जो है वो क्या है, 30 डिग्री है। तो निकालो
क्या करने में आसानी होगा, tan 30 यूज करना आसान होगा। सो tan 30 इज इक्वल टू व्हाट, ए बी बाई ए पी। tan 30 होता है 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई ए पी इज व्हाट, एक्स। सो x इज इक्वल टू व्हाट, 10√3 मीटर। 10√3 मीटर कहने का मतलब है कि हमें √3 का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी। तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू √3 इज इक्वल टू 1.732। सो इन शॉर्ट ये हो जाएगा 10, ये डेसिमल एक पॉइंट इसे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 17.32 मीटर। 17.32 मीटर इज व्हाट द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट पी, ए पी। यहां तक किसी को दिक्कत है जी? यहां तक दिक्कत नहीं है ना? तो अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो अब आगे आ जाओ। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है कुणाल, टेंशन मत लेना। इन ट्रायंगल, ये डी है, पी ए डी, ट्रायंगल पी ए डी ये है। ट्रायंगल पहले बना लेते हैं हम रफ में। ये ए मान लो, इसको डी मान लो, और ये जो है ये पी है। ये एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। टोटल हाइट हमें मालूम नहीं, कुछ पार्ट क्या है यहाँ पे, कहीं पे बी है जो कि क्या है, एच है, और ये 10 है। तो जो टोटल हाइट हो जाएगा वो क्या होगा, एच प्लस 10 होगा। एच बी है, ये पॉइंट बी है, तो पी बी इज एच और ए बी इज व्हाट 10। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगा, एच प्लस 10, और ये क्या हो जाएगा, एक्स ही होगा। अब ट्रायंगल में आ जाते हैं। ट्रायंगल क्या था, tan यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हाइट फाइंड करना है। tan 45 इज इक्वल टू व्हाट, ए डी डिवाइडेड बाई ए पी। tan 45 is what, 1 is equal to what, AD means what, H plus 10 divided by 17.32. So in short, H plus 10 is equal to what, 17.32. So H is equal to what, 17.32 minus 10, माइनस 10 कहने का मतलब हो जाएगा 7.32 मीटर। तो 7.32 मीटर इज द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉक, मतलब कि जो झंडा का डंडा है, झंडा का डंडा है उसका हाइट क्या है, 7.32 मीटर। और जो बिल्डिंग से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, 17.32 मीटर। क्लियर हुआ? सर एपी का वैल्यू यूज नहीं करेंगे, एपी का वैल्यू यूज किया ना, एपी, अरे भाई एपी इज व्हाट, एक्स ओनली ना, तो बिना एपी यूज किए हम कहां से करेंगे, एक्स के जगह पे एपी, तो अरे भाई यही एक्स है, यही एपी है, जो एक्स है वही तो एपी है कुणाल। एक्स के जगह पर एपी ही तो करेंगे, एपी चूंकि हमने इसको एक्स मान लिया है तो हमने एक्स यूज कर लिया। आपका मन न करे एक्स मानने का तो मत मानो, आप एपी ही यूज करो, आप एपी ही यूज कर लो, क्या फर्क पड़ता है। नाम बदल गया लोगों का, दुर्गेश कुमार सिंह आ गए, शौर्या, कुणाल। समझ में आ गया आपको? x इज इक्वल टू 17.32, x क्या है, x जो है वो a से p का डिस्टेंस है, इसके बेस से लेके पॉइंट p तक का डिस्टेंस क्या है, 17.32 मीटर, करेक्ट। bd, bd इज व्हाट, द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉक, लेंथ कह सकते हो आप इसको, मतलब झंडा का डंडा, वो क्या हो जाएगा 7.32 मीटर। क्लियर है, किसी को डाउट है?
कोई कुछ बोल नहीं रहा है, पूछ नहीं रहा है। क्या टफ है क्या ये चैप्टर? मुझे तो आसान लग रहा है। ओके, क्या रोनिमा, क्या बोल रही हो आप? ओके, कोई नहीं। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 ट्राई करो। फिफ्थ एग्जांपल सबको ट्राई करेंगे, एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 201। चंदा वाला अमाउंट है, सरस्वती पूजा का चंदा देते रहो। द शैडो ऑफ अ टावर standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is what 30 degree, then when it is 60 degree. Okay, काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बड़ा ही छोटा सा स्टेटमेंट है लेकिन बहुत कुछ दे रखा है। कह रहा है कि द शैडो ऑफ अ टावर standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree then when it is 60 degree। मतलब कि जब वो 60 से 30 डिग्री में शिफ्ट हो जाता है तो जो शैडो का जो लेंथ है, ठीक है, वो लेंथ कितना है? 40 मीटर लंबा है। सो वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, गौर करना। सबसे पहले क्या करना, हमें एक टावर बनाना है। ठीक है, तो मैं एक टावर जैसा बना देता हूं, कुछ पतला सा। सही है। अब इसका कह रहा है कि इनिशियली जो है इस टावर, ये जो टावर है ये कुछ पॉइंट पे जो है उस समय इसका एंगल कितना होता है? 30 डिग्री, क्या सॉरी 60 डिग्री होता है। जब ये 60 डिग्री से जब ये 60 डिग्री से शिफ्ट होके 30 डिग्री में चेंज हो जाए, 60 डिग्री से शिफ्ट होके क्या हो जाए? 30 डिग्री में चेंज हो जाता है। ओके, सो इन द सेकेंड केस, तो ये जो शैडो का जो ये शैडो है, ये टावर है, टावर का ये क्या हो जाएगा? ये शैडो बन जाएगा। ये जो शैडो है ये क्या, 40 मीटर लंबा है। तो आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। क्या करना है? टावर का हाइट आपको फाइंड करना है, मतलब एच फाइंड करना है। क्लियर है? मान लो ये कुछ ए है, ये कुछ बी है, ये कुछ सी है, और ये क्या है? डी है। अब इसके साथ साथ मैं एक और चीज एज्यूम कर लेता हूं, हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट? एच, एंड बी सी इज व्हाट? एक्स। आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो, लेट ए बी इज इक्वल टू एच एंड बी सी इज इक्वल टू व्हाट? एक्स। ठीक है, पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ट्रायंगल एबीसी में जाते हैं। tan 60 इज इक्वल टू व्हाट? ए बी बाई बी सी। tan 60 का वैल्यू इज व्हाट? √3। ए बी इज व्हाट? एच, बी सी इज व्हाट? एक्स। सो इन शॉर्ट एच इज इक्वल टू व्हाट? √3 टाइम्स एक्स। हाइट और इस एक्स में जो रिलेशन फॉर्म हुआ वो रिलेशन क्या हो गया? एच इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स हो जाएगा। किसी को दिक्कत है समझने में यहां तक? और अगर दिक्कत नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट जा रहा हूं। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा? ये tan
30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी, और बी डी क्या है यहां पे भी लिख देता हूं, बी डी इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी मीन्स 40 प्लस एक्स, tan 30 is what? 1 by root 3. 1 by root 3 is equal to AB is what? Height h. BD is what? 40 plus x. क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू एच। पूछ क्या रहा है आपसे? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब एच का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक्स को क्या हम लिख सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू एच बाई √3, और इसको मान लेते हैं फर्स्ट। तो जब आप x को लिख दोगे h बाई √3, तो ये क्या हो जाएगा? 40 प्लस h बाई √3 इज इक्वल टू √3 टाइम्स h फ्रॉम फर्स्ट। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो 40 इज इक्वल टू √3h माइनस h बाई √3। एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? √3, ये क्या होगा? 3h माइनस h, इस तरफ क्या हो जाएगा? 40। गौर करना इधर। सो 2h by √3 is equal to 40. So in short, h is equal to what? 40 √3 by 2, 2 से 20 टाइम्स, आंसर हो जाएगा 20 √3 मीटर। चूंकि √3 का वैल्यू नहीं दे रखा है, इसलिए हम आंसर √3 में ही छोड़ देंगे। अगर वो √3 का वैल्यू दे रखा होता तो फिर हम √3 का वैल्यू 1.732 या जो भी होता वो हम सब्स्टिट्यूट करके फिर उसको सिंप्लीफाई करते। तो आंसर इसका हो जाएगा क्या? 20 √3 मीटर। 20 √3 मीटर इज व्हाट? हाइट ऑफ द टावर ए बी। ए बी का जो लेंथ होगा, जो हाइट ऑफ द टावर होगा, वो क्या होगा? 20 √3 मीटर। ठीक है, टफ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। जल्दी से इसको नोट कर लो। और कल के एग्जाम के लिए आप लोग तैयार रहो। एग्जाम हल्का होगा, टेंशन मत लेना। हो गया? हटा दूं? हाँ या ना, कुछ तो बोलो भाई। कुणाल, अरुणिमा, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। आराम से पहले क्वेश्चन रीड करो, फिर इसका क्या है स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, तो एक चीज तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि सर जैसे डिप्रेशन बोल रहा है तो जहां से भी देख रहा है वो चीज क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट से ऊपर होगा। ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर जो होगा, जो भी ऑब्जर्वर जो जो टॉप व बॉटम किसी बिल्डिंग को देख रहा है, वो क्या है? वो उस बिल्डिंग से क्या होगा? ऊपर होगा, राइट?
हम्म तो कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली. फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स. चलो ठीक है. सबसे पहले एक 8 मीटर का एक घर बना रहा हूं. ओके. और दूसरा थोड़ा सा पतला. ये दूसरा बिल्डिंग हो गया. ये जो 8 मीटर का जो बिल्डिंग है ना, ये है क्या, 8 मीटर है. करेक्ट. कह रहा है कि इसका जो है, इसका टॉप और बॉटम का जो है एंगल, ठीक है, फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन, कहने का मतलब कि ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा. मैंने बताया था आपको. इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इसका जो टॉप का एंगल है और इसका जो बॉटम का एंगल है, ओके, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो दिस एंगल इज व्हाट, 30 डिग्री. और ये एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा. समझने में किसी को दिक्कत है? ये एक क्या मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, मतलब टावर मान सकते हो इसको. ठीक है. ये बिल्डिंग 2 है. ये क्या है, बिल्डिंग 1 है. अब कह रहा है कि इसके टॉप से कोई ऑब्जर्वर जो है इस छोटे वाले बिल्डिंग 8 मीटर हाइट बिल्डिंग को क्या कर रहा है, इसके टॉप और बॉटम को जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या 30 डिग्री है, और इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या 45 डिग्री है. अब मैं इसका कुछ नाम दे देता हूं. ये ए है, ये बी मान लो, ये कुछ सी मान लो, ये कुछ लाइन कुछ पी है, ये क्यू है, और यहां से यहां तक का एक और एंगल, क्या कहते हैं, एंगल नहीं, इसको हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं वर्टिकली, और इसको मान लो कुछ डी. यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन कह रहा था कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इज व्हाट, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. सो 30 डिग्री मतलब कि इसका टॉप का जो एंगल है वो क्या है, 30 डिग्री है डिप्रेशन, बॉटम वाला क्या 45 डिग्री है. तो अब जरा आप लोग गौर करना, ये जो एंगल 30 डिग्री होगा, यही एंगल क्या, ये 30 डिग्री नहीं हो जाएगा. ये लाइन पी क्यू एंड ए डी, पी क्यू एंड ए डी क्या है, पैरेलल है, और पी ए पी लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है. तो 30 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल. और और अगर हम पी क्यू और बी सी को अगर हम पैरेलल लाइन मान ले और बीपी को ट्रांसवर्सल मान ले, तो ये 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा. मैंने बोला था ज्योमेट्रिकली क्या होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिकली सेम होता है. तो मैंने अपने हिसाब से इसको इक्वल कर दिया. ठीक है. ये 8 मीटर है, इन दोनों के बीच का कोई कोई भी गैप नहीं दे रखा है, तो मान लो कि ये x है. तो अगर BC x है तो AD भी क्या हो जाएगा, AD भी हमारा x ही होगा. AB अगर 8 है तो CD भी क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा. और PD क्या हो जाएगा, h मान लो इसको. तो मैं यहां पे कुछ मान देता हूं. लेट AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x मीटर. ठीक है. एंड PD is equal to h meter. Since AB is equal to 8 meter, so therefore CD is equal to AB, which is equal to 8 meter हो जाएगा. Now in triangle APD, APD कहने का मतलब कि ये ट्रायंगल है. ठीक है. tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लिख सकते हैं PD बाई AD.
ना ही हमें पीडी पता है, ना ही हमें एडी पता है, लेकिन हमें tan 30 डिग्री पता है। चलो ठीक है, tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू h/x। फिर से h और x में एक रिलेशन बन जाएगा, क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू h टाइम्स √3। मैंने अभी फिलहाल इसी को माना है h टाइम्स √3, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम दूसरे ट्रायंगल में जा रहे हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या बचा? BCP इन ट्रायंगल BCP। BCP tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लिख सकते हैं PC डिवाइडेड बाई BC। PC कहने का मतलब PC क्या हो जाएगा? PC विल बी इक्वल टू PD प्लस DC, और PD क्या है? H, DC क्या है? 8। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू H प्लस 8 बाई X। सो इन शॉर्ट X इज इक्वल टू H प्लस 8। X की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। X की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दे? बिकॉज वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग अलोंग विद द डिस्टेंस X भी पूछ रहा है, दोनों चीज पूछ रहा है। तो पहले क्या कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट से हम X की वैल्यू h√3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो h√3 इज इक्वल टू H प्लस 8। थोड़ा सा सॉल्व वगैरह कर लो। h√3 माइनस h इज इक्वल टू h कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। तो इन शॉर्ट h इज इक्वल टू 8 बाई √3 माइनस 1। चूंकि √3 हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा? हमें इसको रैशनलाइज करना होगा। और रैशनलाइज क्या होता है? जो भी साइन है उसका अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो ये बन जाएगा 8 टाइम्स √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो इन शॉर्ट 8 टाइम्स √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। 8 टाइम्स √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 4 टाइम्स। तो फाइनली जो h है वो h हो जाएगा 4 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर। 4 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या हो जाएगा? दिस इज द हाइट ऑफ नॉट इवन हाइट। सो हाइट क्या हो जाएगा? हाइट नहीं है, पीडी है। तो हाइट क्या हो जाएगा? पीसी इज द हाइट। मैं यहां पे कर दे रहा हूं। सो पीसी विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या? 4√3 प्लस 4 प्लस 8। तो कहने का मतलब हो जाएगा कि 4√3 प्लस 12, ये हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग और पीसी, राइट। पीसी जो है, पीसी का हाइट क्या हो जाएगा? 4√3 प्लस 12 मीटर। टोटल हाइट यहां से लेके यहां तक का। 4√3 प्लस 12 मीटर। चाहो तो 4 कॉमन भी ले सकते हो। 4 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? √3 प्लस 3। कलर चेंज करना पड़ेगा। 4 कॉमन ले लोगे तो बन जाएगा √3 प्लस 3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहां पे मैं x का वैल्यू निकाल दे रहा हूं। x x के लिए x इज इक्वल टू हो जाएगा h, और h क्या है? h है हमारा 4 टाइम्स √3 प्लस 1 इंटू √3। तो कहने का मतलब हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस √3। दिस इज द हाइट ऑफ अ, नॉट हाइट, द डिस्टेंस बिटवीन द, यहां पे लिख देता हूं x इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3 प्लस
√3 मीटर। थोड़ा सा जगह की कमी हो गई है इसलिए थोड़ा सा जिगजैग हो गया, आप लोग जाके बाद में फिर देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। So the distance between the two building is what? 4 times 3 plus √3 meter, and height of the multi-storage building is what? The same thing, 4 times। anyway ये जो है ये क्या है, 45 डिग्री है ना, तो जो डिस्टेंस होगा वही हाइट हो जाएगा इस बिल्डिंग का, क्योंकि 45 डिग्री है तो BC इज व्हाट, सेम एज BC। तो दोनों केस में आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स √3 + 3 मीटर, और यहाँ भी 4 टाइम्स 3 + √3 या √3 + 3 मीटर। क्लियर है? आप लोग नोट कर लो फटाफट, एक और क्वेश्चन एग्जांपल में बच रहा है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में। हो गया? चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, जरा इसको भी कर लो। एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके, यहाँ पे फिगर में अच्छे से दिखा भी रखा है कि ये एंगल क्या है, 30 डिग्री है डिप्रेशन, और ये क्या 45 डिग्री है। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, ये भी क्या है, PD इज द हाइट ऑफ द ब्रिज 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। मतलब आपको AB फाइंड करना है, ठीक है, ये AB फाइंड करना है आपको, जबकि हाइट दे रखा है क्या, ये देखो मैं इसको थोड़ा सा नीचे डायग्राम बना देता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये P है, ये D है, कुछ बेस मान लो इस तरीके से, ये जो एंगल है ये मान लो 30 डिग्री है, और ये एंगल क्या है 45 डिग्री है। तो अगर ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। PD का लेंथ दे रखा है क्या 3 मीटर, ये कुछ A है और ये कुछ B है, एज्यूम कर लो। AD मान लो, AD इज इक्वल टू व्हाट X, BD इज इक्वल टू व्हाट Y। यहां तक तो मानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेट AD is what X and BD is what Y. Now in triangle APD, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, लिख सकते हैं PD by AD। tan 30 का वैल्यू 1/√3, so 1/√3 is equal to PD is equal to 3 मीटर हाइट, AD is what X, so it's what X is equal to क्या हो जाएगा 3√3 मीटर। सिमिलरली अगर आप ट्रायंगल BPD में चले जाते हो तो BPD में एंगल क्या है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू PD बाई BD।
tan 45 is what? 1. 1 is equal to what? 3 by y. So y is equal to what? 3 मीटर. हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रिवर. तो रिवर का जो चौड़ाई है वो चौड़ाई क्या है? ए बी है ना. द ब्रेथ ऑफ द रिवर इज व्हाट? ए बी. एंड ए बी क्या है? ए डी प्लस डी बी. ए डी प्लस डी बी कहने का मतलब कि x प्लस वाई है सर जी. और x आया क्या हमारा? 3√3 और y क्या आया? 3. 3 चाहो तो कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1 मीटर. √3 प्लस 1 मीटर इज द ब्रेथ ऑफ द रिवर. समझ में आ गया? ये आसान था. ये कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन ये क्या था? थोड़ा आसान था. 3 टाइम्स √3 प्लस 1, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है. इसके पहले वाले में कैलकुलेशन काफी ज्यादा था. तो नोट कर लो. और कल के एग्जाम के लिए आप लोग तैयार रहो. नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए ठीक है. तो फिर कुणाल, कल के एग्जाम के लिए सबको एडवांस में क्या कहते हैं, बेस्ट ऑफ लक. आराम से कल पेपर लिखो, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको. चलिए ठीक है, तो एंजॉय करो. गुड नाइट.